गुड मॉर्निंग। विलेन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अणु संख्या गुणधर्म, जिसे हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। विलेन की ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो गुण होते हैं जो किस पे निर्भर करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पे। छोटी सी डेफिनेशन तो यही है कि आप सिंपल डेफिनेशन दे सकते हो कि अणु संख्या गुणधर्म विलयन के वो गुण होते हैं जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन में विलेय के कितने कण उपस्थित हैं ये उन पर निर्भर करते हैं। लेकिन बुक की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बुक में डेफिनेशन दी गई हुई है विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय कणों की संख्या के अनुपात पे, मतलब कुल कितने कण हैं विलयन में और विलेय के कितने कण हैं उनके अनुपात पे, उनके रेशियो पे ये डिपेंड करती हैं प्रॉपर्टीज। लेकिन सिंपल डेफिनेशन आप एग्जाम में कभी आता है तो ये लिख सकते हो कि वो गुण जो विलेय के कणों की संख्या पे निर्भर करते हैं, मतलब विलयन के वो गुण जो विलेय के कणों की संख्या पे निर्भर करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये टोटल हमारे सिलेबस में जो है वो 4 हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्वथनांक दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, और क्वथनांक में उन्नयन मतलब बढ़ जाना, उसे हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर किसी भी विलयन के हिमांक का कितना अवनमन हो रहा है, मतलब हिमांक में कितनी कमी आ रही है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है परासरण दाब। तो एक एक करके इन सबको हम डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 5 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता है और एटलीस्ट 3 मार्क्स का तो जरूरी आता है। इस बार बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आया था, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें समझना होगा कि वाष्प दाब क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमने कोई भी विलायक ले लिया, वाटर ले लेते हैं, ऊपर से इसे हमने कवर कर दिया और हमने इसे हीट करना स्टार्ट किया। जब हम इस विलायक को या जल को गर्म करेंगे तो हमें पता है कि ये जो सतह पे जो विलायक के अणु हैं या जल के अणु हैं ये वाष्पीकृत होंगे और ऊपर जाएंगे। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, हम जितना गर्म करेंगे इसे। एक टाइम ऐसा आता है कि जितने अणु विलायक के वाष्पीकृत होकर ऊपर जाते हैं उतने ही वाष्पीकृत हुए जो अणु हैं, जो वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर जो उपस्थित हैं पहले से, वो अब कंडेंस होके नीचे आने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब विलायक किस में परिवर्तित हो रहा है, वाष्प में, और जो पहले से वाष्प था वो किस में बदलने लगा, द्रव्य में। तो द्रव्य का वाष्प में बदलना और वाष्प का वापस द्रव्य में बदलना ये समान गति से होने लगता है कुछ देर बाद, और ऐसी अवस्था को हम कहते हैं साम्य अवस्था, दैट इज इक्विलिब्रियम। तो अब क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम की स्टेज आ गई है। जितने द्रव के अणु वाष्पीकृत होकर ऊपर जा रहे हैं उतने ही वाष्प के अणु कंडेंस होके नीचे आ जा रहे हैं विलायक में। इस स्टेज पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वाष्प के, द्रव की सतह पे जो प्रेशर लगाते हैं, जो दाब लगाते हैं, उसे हम कहते हैं वाष्प दाब। तो वाष्प दाब की परिभाषा क्या हुई, वाष्प दाब वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब विलायक की सतह पे जब
द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था ये कहाँ पर आ जाए? साम्य अवस्था में। तो हम कह सकते हैं कि एक दिए हुए तापमान पर साम्य अवस्था में वाष्प के कणों द्वारा विलायक की सतह पे लगाया हुआ दाब, किसके कणों द्वारा? वाष्प के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा लगाया हुआ दाब कहाँ पर? द्रव की सतह पे, क्या कहलाता है? वाष्प दाब। तो वाष्प दाब वर्ड आप तभी यूज कर सकते हो या वेपर प्रेशर हम सिर्फ तभी कह सकते हैं जब ये अवस्था आ जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने इसे हीट करना स्टार्ट किया, मॉलिक्यूल्स द्रव के या लिक्विड के वेपर में बदलने लगे, वाष्प में परिवर्तित होने लगे और ये प्रेशर भी लगाने लगे, लेकिन अभी ये साम्य अवस्था नहीं आई है, तो वो जो प्रेशर होगा, वो जो दाब होगा, वो वाष्प दाब नहीं कहलाएगा। वाष्प दाब वर्ड हम तभी यूज कर सकते हैं या प्रेशर को हम वेपर प्रेशर तभी कह सकते हैं जब लिक्विड फेज, मतलब जो द्रव अवस्था है और जो वाष्प अवस्था है वो साम्य अवस्था में आ जाए। द्रव का वाष्प में बदलना और वाष्प का द्रव में बदलना ये समान गति से होने लगे, तब वाष्प द्वारा लगाया हुआ दाब द्रव की सतह पे क्या कहलाता है? वाष्प दाब। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने इस वाटर को हीट किया 100 डिग्री टेम्परेचर तक और 100 डिग्री टेम्परेचर पे हमने इसका वेपर प्रेशर या वाष्प दाब कैलकुलेट किया बैरोमीटर का यूज करके और मान लेते हैं वो कितना आया? 2 atm। तो क्योंकि अभी आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें वाटर ले रखा है, प्योर वाटर, जो कि यहाँ पे विलायक है, तो अभी हमारे पास शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक, दैट इज प्योर सॉल्वेंट। और इसको हमने कहां तक हीट किया है? 100 डिग्री सेल्सियस तक। साम्य अवस्था आ गई है और हमने इसका प्रेशर चेक करके देखा जो कि वेपर प्रेशर है और हमें आंसर मिला कितना? 2 atm। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम P0 से दिखाते हैं। P0 का मतलब वाष्प दाब किसका? शुद्ध विलायक का। अभी इसमें हमने कोई विलय नहीं डाला है, तो P0 क्या हो गया? ऐसे लिख लेते हैं, वाष्प दाब शुद्ध विलायक का। तो वो कितना हो गया हमारे पास? P0। अब हम क्या करते हैं, इसी सॉल्वेंट में दोबारा से हम उतना ही सॉल्वेंट लेते हैं, मतलब उतना ही पानी लेते हैं और फिर से ये प्रोसेस करते हैं। मतलब अगर आपने पहले 1 लीटर पानी लिया था इसमें, तो अब आप फिर से 1 लीटर वाटर ले लो, इसमें जल ले लो और इसमें आप कोई विलय डाल दो। विलय कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील, अवाष्पशील, मतलब जो वेपर में, भाप में या वाष्प में परिवर्तित ना हो। तो अब हमने जल तो लिया ही है, इसमें एक विलय भी डाल दिया, मान लेते हैं यूरिया डाल दिया हमने, यूरिया का 2 या 3 ग्राम हमने इसमें डाल दिया और फिर से हम इसे हीट करना स्टार्ट करते हैं। मतलब अब ये एक विलयन बन चुका है। क्यों? इसके अंदर 2 चीजें हैं, जल है प्लस यूरिया है। और फिर से आप इसे हीट करो 100 डिग्री टेम्परेचर तक ही। 100 डिग्री टेम्परेचर पर फिर से क्या होगा, यहाँ पे वेपर बन चुके होंगे, वो इसकी सतह पे क्या लगाएंगे? दाब। आप उस वाष्प दाब को कैलकुलेट करो बैरोमीटर से। पहले हमने 100 डिग्री टेम्परेचर पे देखा था जब सिर्फ जल था, तो P0 या जो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब था वो 2 atm था, लिख लेते हैं। अब हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमेशा कम आएगा, मतलब जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम आएगा। मान लेते हैं वो 1.9 atm आया। पहले कितना है? 2 atm, अब कितना आया? 1.9 atm। तो मैं यही समझाना चाहता हूं आपको कि जब भी हम किसी शुद्ध विलायक में एक अवाष्पशील विलय को डालते हैं तो जो विलयन तैयार होता है उसका जो वाष्प दाब होता है, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और इस कम होने को ही हम कहते हैं अवनमन। आप एक चीज क्या है वही भी मैं समझाऊंगा। तो अब इसको लिख लेते हैं, वाष्प दाब विलयन का। तो विलयन का जो वाष्प दाब है आप उसको दिखाओगे PS से, P
मतलब वेपर प्रेशर के लिए S का मतलब सॉल्यूशन, और वो कितना निकल कर आया 1.9 atm। बट उससे पहले जरा समझते हैं कि वाष्प दाब कम क्यों हो गया। पहले अगर मैं बात करता हूं तो सतह पे जब सिर्फ और सिर्फ जल था तो यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल्स थे, 8 अणु थे सिर्फ जल के, वो सब ऊपर जा रहे थे, प्रेशर लगा रहे थे। जब आपने इसमें यूरिया भी डाल दिया, अब हम विलयन की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं ये यूरिया का एक अणु है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो अब जल की सतह पे जो विलयन है उसके सतह पे जल के कितने अणु हैं 7, क्योंकि 3 अणु तो किसके आ चुके हैं विलय के, जो कि खुद कैसा है अवाष्पशील। आप खुद सोचिए पहले यहां से कितने मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे थे जल के 8 मॉलिक्यूल्स, 8 मॉलिक्यूल्स। अब 3 मॉलिक्यूल्स तो यूरिया के हैं, तो सतह पे जल के मॉलिक्यूल्स कितने बचे 5, तो वाष्पीकृत होके भी सिर्फ 5 ही जाएंगे, मतलब अब वाष्प ही कम बनेगा। और जब वाष्प कम बनेगा, क्योंकि यूरिया जो है ये खुद तो वाष्पीकृत हो नहीं सकता है, जिसकी वजह से अब जल के अणु कम जाएंगे ऊपर, क्योंकि सतह पे जल के अणु कम है। तो जो विलयन बनेगा उसका जो वाष्प दाब है वो समान तापमान पे, जब आपने पहले विलायक को गर्म किया था 100 डिग्री टेम्परेचर पे, तो वाष्प दाब कितना था 2 atm। विलय डालने के बाद, जो कि विलय कैसा है अवाष्पशील, जो विलयन तैयार हुआ है इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, वो कितना हो गया 1.9 atm। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी शुद्ध विलायक में एक अवाष्पशील विलय को डालते हैं तो जो विलयन बनता है उस विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक के कंपैरिजन में, शुद्ध विलायक की तुलना में हमेशा कम हो जाता है। जो कमी आती है उसको हम दिखाते हैं बच्चे डेल्टा पी से, और उसको हम कैसे लिखेंगे पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट क्या है वाष्प दाब शुद्ध विलायक का, और पी एस क्या है विलयन का वाष्प दाब। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही कहलाता है आपका वाष्प दाब का अवनमन, जो कि हम डेल्टा पी से दिखाते हैं। लेकिन अब हमें समझना है आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं। तो ये जो आपके पास पी नॉट माइनस पी एस है, जो कि क्या है वाष्प दाब का अवनमन, इसको आप अगर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाता है आपका क्या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक का मतलब है, रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है, जब आप किसी चीज को किसी से रिलेट करते हो, किसी से कंपेयर करते हो। तो अवनमन तो इतना ही था, इस अवनमन को अब आपने भाग कर दिया, कंपेयर करने लगे किससे शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से। तो ये पूरा का पूरा पार्ट अब आपका कहलाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, जो कि क्या है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। जो भी विलय है, जो भी अवाष्पशील विलय है, उसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। फिर आपको पता है कि जब आप इस साइन को हटाते हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो होता है k, और इस k का जो मान होता है वो 1 होता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट किसके बराबर हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो किसके बराबर होता है विलय के मोल प्रभास के। विलयन में विलय के जो मोल प्रभास उपस्थित है उसके समान, उसके बराबर होगा क्या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स बी, और एक्स बी क्या होता है मोल फ्रैक्शन विलय का। कैसे लिखोगे आप विलय के मोल्स अपॉन विलय के मोल्स प्लस विलायक के मोल्स। मोल फ्रैक्शन सबको लिखना आता ही है। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं एनबी विलय के मोल्स। नीचे से हम विलय के मोल्स को हटा देते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में विलय के जो मोल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, विलायक के बहुत ज्यादा होते हैं। तो किसी बड़ी संख्या में छोटी संख्या को जोड़ने से अच्छा उसे हटा दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एन बी को आप क्या लिखोगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। विलय का दिया हुआ भार, उसी विलय का आणविक द्रव्यमान। एन ए जो विलायक है उसके मोल्स हैं, तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। इसको रीअरेंज करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट डब्ल्यू बी एम ए अपॉन एम बी डब्ल्यू ए। तो ज्यादातर हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। सॉल्यूट के जो मोल्स होते हैं वो नीचे से हटा देते हैं। पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, जो कि हमेशा कम ही होगा। नीचे फिर से शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। डब्ल्यू बी जो भी विलय दिया हुआ है आपका अवाष्पशील, उसका दिया हुआ भार, उसका मोलर भार, विलायक का दिया हुआ भार और उसी विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो ये पहला फॉर्मूला है किसके लिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए। तो अब इसको हम और समझते हैं एक छोटे से न्यूमेरिकल से। तो जो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, पहला अणु संख्या गुणधर्म है, दैट इज वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसको हमने डिस्कस किया। अब उसको हम समझते हैं एक न्यूमेरिकल से। क्वेश्चन क्या है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। प्रेशर नापने की या दाब नापने के कई सारे यूनिट्स होते हैं। प्रेशर को हम एटीएम में मेजर करते हैं, प्रेशर को हम बार में मेजर करते हैं, प्रेशर को हम पास्कल में मेजर करते हैं, प्रेशर को हम एचजी में मेजर करते हैं। तो ये कुछ हमारे पास यूनिट्स हैं क्या मेजर करने का, प्रेशर। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बार का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा क्वेश्चन बार में ही सॉल्व करेंगे। अब आपको स्टार्टिंग में दिया है जो बेंजीन है शुद्ध है, मतलब विलायक है, और विलायक का वाष्प दाब लिख लेते हैं, उसको हम पी नॉट से दिखाते हैं। तो पी नॉट हमें दिया है 0.850 बार। आगे कहा जा रहा है कि इसी बेंजीन में हमने 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनआपघटय, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अनापघटय, विद्युत अनापघटय का मतलब इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनको जब आप जल में डालोगे तो टूटेंगे और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, विद्युत अनआपघटय या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में, जिसका मोलर द्रव्यमान कितना है 78, घोला गया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये बता दिया ना अवाष्पशील ठोस है, मतलब विलय है कितना 0.5 ग्राम। तो विलय के दिए हुए भार को हम WB से दिखाते हैं, आप लिख लो 0.5 ग्राम। किस में डाला गया है, बेंजीन में, और बेंजीन का भार कितना है 39 ग्राम। शुरू में ही समझ में आ चुका है हमें कि शुद्ध बेंजीन मतलब विलायक है, इसी में किसी चीज को घोला जा रहा है, तो विलायक के दिए हुए भार को हम WA से दिखाते हैं, जो कि कितना है 39 ग्राम। आपको क्वेश्चन में ही इस बेंजीन का मोलर द्रव्यमान दे दिया 78 ग्राम MA। क्योंकि MA क्यों लिखा हमने, बेंजीन हमारा विलायक है, विलायक को A से दिखाते हैं, मोलर द्रव्यमान को MA, तो 78 ग्राम हो गया। अब जो विलयन तैयार हुआ है ठोस को डालने के बाद बेंजीन में, उस विलयन का जो वाष्प दाब है वो देखिए कितना दिया है 0.845। तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है उसको हम PS से दिखाते हैं, और वो है 0.845 बार। आप खुद देखना कि इसमें विलायक का वाष्प दाब कितना है 0.850, विलयन का कितना है 0.845। यही तो पढ़ा था हमने कि जो शुद्ध विलायक होता है उस पर जब भी हम किसी ठोस को डालते हैं, अवाष्पशील विलय को डालते हैं, तो जो विलयन होता है उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। हो गया कम। जो आपने ये विलय डाला है, इसका दिया हुआ भार तो दिया है, इसका मोलर द्रव्यमान आपसे पूछा है, दैट इज MB आपसे पूछा है। तो इतने सारे डेटा लिखने के बाद सिंपल हो गया क्वेश्चन। हम फॉर्मूला लगाएंगे P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, WB MB WA MA। जो भी डेटा गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है, और रख लीजिए। P नॉट कितना है 0.850, PS कितना है 0.845, फिर से 0.850,
इधर WB कितना है 0.5, MB ये फाइंड आउट करना है। WA 39 ग्राम और इसका मोलर द्रव्यमान कितना है 78 ग्राम। ये कट गया 2 से, 0.5 की 2 से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा और नीचे क्या है हमारे पास MB। इसमें से इसको जब आप माइनस करोगे तो 0.005 आ जाएगा। नीचे क्या है 0.850, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा 5 × 5, 5 × 5, 5 7 35, 0 इधर 1/MB। तो साफ दिख गया हमें कि MB कितना आ गया 170 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास विलय का मोलर द्रव्यमान। तो सिंपल है, सारी वैल्यूज को हमने पहले लिख लिया, उसके बाद हमने फॉर्मूले का यूज किया और हमें मोलर द्रव्यमान पता चल गया किसका, उस ठोस का जो हमने बेंजीन में डाला था, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर 0.850 से कम होकर कितना हो गया था 0.845। थैंक यू।